15 अप्रैल 2023 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कॉल्विन हॉस्पिटल के आसपास के इलाके की शाम काफी चहल पहल से भरी हुई थी। पुलिस की गाड़ियों के सायरन और मीडिया की भारी मौजूदगी ने माहौल को शोर से भर दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस रात उत्तर प्रदेश के कुख्यात बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को पुलिस कस्टडी में मेडिकल जांच के लिए वहां लाया जाना था। कुछ ही देर बाद रात 10:36 पर वहां बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देते हुए और सर पर सफेद गमछा बांधे अतीक अहमद अपने भाई अशरफ के साथ पुलिस की गाड़ी से उतरता है और पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच दोनों भाई कॉल्विन हॉस्पिटल की ओर बढ़ने लगते हैं। तुरंत मीडिया वाले भी दोनों को चारों ओर से घेर कर सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन मीडिया वालों के बीच 3 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मीडिया का मुखौटा पहन रखा था और दिखावे के लिए हाथ में माइक थामने के साथ साथ अपने कपड़ों में लोडेड पिस्टल भी छिपा रखी थी। ये पूरा घटनाक्रम लाइव टेलीविजन पर टेलीकास्ट हो रहा होता है और पूरे देश की नजरें दोनों भाइयों पर टिकी हुई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 दिन पहले ही एनकाउंटर में अतीक के बेटे असद को मार गिराया था। ऐसे में भीड़ में से एक रिपोर्टर की आवाज गूंजती है, आप अपने बेटे असद अहमद के जनाजे में क्यों नहीं गए? इस पर अतीक अहमद कहता है, नहीं ले गए तो नहीं गए। इसके बाद उसके गुर्गे गुड्डू मुस्लिम के बारे में पूछा जाता है, जिसके जवाब में अतीक का भाई अशरफ कहता है, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मीडिया वालों के रूप में मौजूद वो तीनों लोग अपने कपड़ों में छिपी लोडेड पिस्टल निकालते हैं और अतीक अहमद और अशरफ अहमद पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो तीनों लोग तब तक दोनों भाइयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं जब तक दोनों की मौत नहीं हो जाती है। गोलियों की तड़तड़ाहट सिर्फ उस इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे देश के टीवी स्क्रीन पर गूंज उठती है। लेकिन वो अतीक अहमद जो 5 बार विधायक, 1 बार लोकसभा सांसद और बहुत बड़ा बाहुबली रह चुका था, उसे आखिर पुलिस कस्टडी के बीच सरेआम लाइव टेलीकास्ट के दौरान 20-22 साल के 3 लड़कों ने कैसे खत्म कर दिया। सवाल ये भी है कि आखिर ऐसी नौबत आई कैसे? अतीक अहमद की वो कहानी क्या है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है? उसका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से क्या कनेक्शन था और आखिर उसे मरवाने के पीछे असली हाथ किसका था? अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद के कसारी मसारी नाम के गांव में हुआ था। उसके पिता हाजी फिरोज अहमद टांगा चलाते थे और 8 सदस्यों के परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। अतीक अहमद अपने घर में सबसे बड़ा था और उससे छोटा एक भाई खालिद आजिम उर्फ अशरफ और 4 बहनें थी। इसलिए हाजी फिरोज अहमद चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा अतीक अहमद पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन अतीक का मन शुरू से ही पढ़ाई में कम और रंगबाजी में ज्यादा लगता था। इलाहाबाद जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ जब किसी काम का टेंडर निकलता था तो टेंडर उन्हें ही मिलता था जिनका इलाके में दबदबा होता था। ऐसे माहौल में जवान हो रहे लड़कों में भी बाहुबली बनने की होड़ लगी हुई थी। उन्हें अमीर बनने का एक ही शॉर्टकट पता था और वो था अपराध का रास्ता। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता था, चाहे वो फिर किसी की हत्या और अपहरण से ही क्यों ना आए। यही कारण था कि अतीक अहमद जब 8th क्लास में था तभी से उसने अपने इलाके से गुजरने वाली माल गाड़ियों से कोयला चोरी करके बेचना शुरू कर दिया। जब अतीक 1979 में 10th के एग्जाम्स में फेल हो गया तो वो पढ़ाई छोड़कर पूरी शिद्दत से इस अपराध की दुनिया में घुस गया और उसने अपनी उम्र के लड़कों के साथ एक छोटी गैंग खड़ी कर ली। वो कम उम्र से ही बहुत खूंखार था और केवल 17 साल की उम्र में उसने अपनी जिंदगी की पहली हत्या की। यह मामला कोयला की चोरी से जुड़ा हुआ था, जिससे जल्द ही इलाके में उसके नाम की तूती बोलने लगी। अगले 4 सालों तक अतीक ने मालगाड़ियों से कोयला चुराने के साथ साथ रेलवे का कबाड़ बेचने और वसूली का भी काम किया। जिस समय अतीक अहमद क्राइम की दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, उसी समय उस इलाके में शो के इलाही नाम के एक बड़े गैंगस्टर का भी भारी दबदबा था, जो चांद बाबा के नाम से मशहूर था। चांद बाबा का इतना रौब था कि उसके इशारे के बिना उस इलाके में पत्ता भी नहीं हिल सकता था। उसे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला हुआ था और पुलिस उसके गुर्गों को हाथ तक नहीं लगाती थी। चांद बाबा के लोग अपने साथ बैग्स में बॉम्ब्स बनाने का सामान लेकर घूमते थे और जरा सा भी खतरा होने पर तुरंत बॉम्ब बनाकर अपने दुश्मनों पर फेंक देते थे। इसी वजह से चांद बाबा गैंग को बमबाज भी कहा जाता था। अतीक अहमद को भी चांद बाबा के जरिए यूपी के क्राइम वर्ल्ड में नाम कमाने का अच्छा मौका दिखा, इसलिए उसने उसकी गैंग ज्वाइन कर ली। लेकिन जल्दी ही अतीक अहमद को पुराने मामले में अरेस्ट कर लिया गया और उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगा, जिसे रासुका भी कहा जाता है। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश का पहला गैंगस्टर था जिस पर NSA लगाया गया था। NSA एक ऐसा एक्ट है जिसमें पुलिस बिना किसी चार्ज के आरोपी को 12 महीनों के लिए कैद कर सकती है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस अतीक को किसी सुनसान इलाके में ले जाकर
उसका एनकाउंटर करने ही वाली थी कि ऐन मौके पर एक नेता के कहने पर पुलिस ने उसे छोड़ दिया। कहा जाता है कि पुलिस और नेता दोनों ही उसे शह दे रहे थे ताकि इलाके में एक नया गुंडा तैयार हो जो चांद बाबा के खौफ को खत्म कर सके। यानी पुलिस और नेता लोहे को लोहे से काटना चाहते थे और इस वजह से अतीक का तेजी से राइज हुआ और जल्दी ही उसका खौफ फूलपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, नोएडा से लेकर लखनऊ तक फैल गया। कुछ सालों तक अतीक अहमद ने चांद बाबा के साथ रहकर बॉम्ब बनाना, वेपन सप्लाई करना और एक्सटॉर्शन के तौर तरीके सीखे, लेकिन जैसे ही इलाके में उसका नाम हुआ वो चांद बाबा को ही आंख दिखाने लगा। इन सब में साल 1989 आ चुका था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और चांद बाबा भी इलाहाबाद वेस्ट से चुनाव लड़ रहा था। अतीक भी अपना दबदबा बढ़ाने के लिए राजनीति में उतरना चाहता था, इसलिए उसने विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद वेस्ट से खड़े चांद बाबा के खिलाफ निर्दलीय पर्चा भर दिया। चांद बाबा ने उसे नॉमिनेशन वापस लेने के लिए कई बार धमकाया। दोनों के बीच चुनावी प्रचार के दौरान कई बार गैंग वॉर भी हुई, लेकिन अतीक ने मैदान नहीं छोड़ा। जनता भी चांद बाबा के आतंक से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने अतीक को खूब वोट किया और इस तरह अतीक अपने पहले ही प्रयास में चुनाव जीतकर विधायक बन गया। अतीक जानता था कि अब एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, इसलिए उसने चांद बाबा की हत्या करवा दी और धीरे धीरे उसके गैंग का भी सफाया कर उसके पूरे क्रिमिनल एम्पायर को हड़प लिया। विधायक बनने के बाद उसकी ताकत दिन दुनी रात चौगुनी होने लगी और उसने इलाहाबाद में खौफ का ऐसा मंजर कायम किया कि इलाहाबाद वेस्ट से उसके खिलाफ लोग चुनाव लड़ने से कतराने लगे। इलेक्शंस के दौरान उसके लिए बूथ कैप्चरिंग और फेक वोटिंग आम बात थी। उसके एक इशारे पर हजारों लड़के उसके लिए जान देने और लेने के लिए तैयार रहते थे। जहां एक तरफ विधायकी का रौब था तो वही उसकी गुंडागर्दी भी जारी थी। वो इलाके के बड़े बड़े बिजनेसमैन की प्रॉपर्टीज, उनके सामान और पैसे लूट लिया करता और छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और बिल्डर्स से रेगुलर फिरौती वसूला करता। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उसके खिलाफ कुछ भी बोल सके। इसका अंजाम ये हुआ कि अतीक अहमद इलाहाबाद वेस्ट से 1989 से 2004 के बीच लगातार 5 बार विधायक बना। जब अतीक तीसरी बार विधायक बना उस समय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और वो स्टेट में अपनी जीत बरकरार रखने के लिए यादव और मुस्लिम मतदाताओं को साधने में जुटे हुए थे, जिसे MY समीकरण कहा जाता है। ऐसे में अतीक अहमद ने वक्त की नजाकत को समझते हुए मुलायम सिंह की पार्टी सपा ज्वाइन कर ली। उन दिनों मुलायम सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट से अपनी सरकार चला रहे थे, लेकिन बीच में बसपा चीफ मायावती और मुलायम सिंह यादव में किसी बात को लेकर खटपट हो गई। इसके बाद मायावती ने अपना सपोर्ट खींच लिया, जिससे सपा की सरकार गिर गई। इससे गुस्साए सपा समर्थक हथियारों के साथ लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस पहुंचे और वहां मौजूद बसपा विधायकों को बुरी तरह पीटा और मायावती को एक कमरे में बंद कर उन्हें हॉस्टेज बनाने की कोशिश की। कहा जाता है कि ये सब मुलायम सिंह यादव के कहने पर अतीक अहमद और उसके लोगों ने ही किया था और ये पूरी घटना गेस्ट हाउस कांड के नाम से मशहूर हुई। 1996 के विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद सपा के टिकट पर ही जीता और चौथी बार विधायक बना। इसी दौरान उसने शाइस्ता परवीन से शादी कर ली, जो यूपी पुलिस के कांस्टेबल की बेटी थी। दोनों को 5 बेटे हुए। इस दौरान अतीक ने गैर कानूनी कामों से हजारों करोड़ की संपत्ति बना ली थी। उस दौरान उसकी दबंगई का ये आलम था कि अशोक साहू नाम के एक आदमी ने अनजाने में अतीक के भाई अशरफ की कार को ओवरटेक कर दिया था और सिर्फ इसलिए अशोक साहू की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस तरह खुलेआम उसकी गुंडागर्दी यूं ही चलती रहती है, लेकिन कुछ साल बाद 2002 में उसे बड़ा झटका लगता है जब मायावती उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनती है। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड के लिए अतीक अहमद को माफ नहीं किया था और उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि एक ही दिन में पुलिस अतीक अहमद पर 113 केस दर्ज करती है। इसके बाद अतीक का जेल में आना जाना लगा रहा, लेकिन जेल में भी उसकी सुविधाओं में कोई कमी नहीं रही। जेल में वो ऐसे रहता जैसे छुट्टियां मनाने आया हो। इस बीच वो सपा छोड़कर अपना दल से जुड़ गया और 2002 का विधायक चुनाव भी उसने इसी पार्टी से टिकट पर जीता। अतीक मौके भुनाने में माहिर था। साल 2003 में जब मुलायम सिंह यादव की मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी हुई तो अतीक ने अपना दल छोड़कर फिर से सपा के साथ हाथ मिला लिया। 2004 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। ऐसे में उसने मुलायम सिंह से फूलपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने उसे वहां से टिकट भी दे दिया। ये कोई साधारण सीट नहीं थी, बल्कि ये दो एक्स प्राइम मिनिस्टर की सीट थी। यहीं से चुनाव जीतकर जवाहरलाल नेहरू और VP सिंह पार्लियामेंट पहुंचे थे और भारत के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि यहाँ की जनता ने अतीक अहमद जैसे कुख्यात क्रिमिनल को भी चुनाव जिताकर संसद पहुंचा दिया। एक ही कैंडिडेट एक ही समय पर विधायक और सांसद नहीं रह
रह सकता, इसलिए उसे इलाहाबाद वेस्ट से विधायकी छोड़नी पड़ी। ऐसे में वहां बाय इलेक्शंस हुए और अतीक ने अपने छोटे भाई अशरफ को इलाहाबाद वेस्ट से चुनावी मैदान में उतार दिया। यहां से 5 बार विधायक रहने के चलते अतीक को अपने छोटे भाई की जीत बिल्कुल आसान लग रही थी, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट उसके उलट आया और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजू पाल ने अशरफ को 4000 वोटों से हरा दिया। राजू पाल कभी अतीक अहमद का साथी रहा था, लेकिन आगे चलकर वो खुद रंगबाजी करने लगा था और उस पर भी क्राइम के कई आरोप थे। इलेक्शन से पहले राजू पाल ने अतीक को ललकारते हुए कहा था कि अगर वो हार गया तो यहाँ बम चलेंगे। ऐसे में अतीक को ये हार और राजू पाल से मिली धमकी सोने नहीं देती थी, क्योंकि ये दोनों चीजें उसे अपनी घटती पावर का एहसास करा रही थी। ऐसे में इलेक्शन रिजल्ट के 1 महीने बाद ही अतीक अहमद राजू पाल पर हमला करवाने लगा, लेकिन वो हर बार बच निकला। अपनी जीत की खुशी में चूर राजू पाल ने 16 जनवरी 2005 को पूजा पाल नाम की एक लड़की से शादी कर ली, लेकिन पूजा पाल के हाथ की मेहंदी सूखी भी नहीं थी कि शादी के 9 दिन बाद रिपब्लिक डे के दिन अतीक के गुंडों ने राजू पाल को गोलियों से छलनी कर दिया। इस हमले में राजू पाल के 2 और साथी भी मारे गए। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई और उसके 9 गुर्गों पर अपने पति की हत्या का केस दर्ज करवाया, लेकिन पूजा पाल को न्याय नहीं मिल पाया क्योंकि अतीक अहमद के डर से इस केस के सभी गवाह मुकर गए। यहाँ तक कि राजू पाल के रिश्तेदार और इस केस के मुख्य गवाह उमेश पाल भी अपनी बात से पलट गए और कोर्ट में कहा कि उसने कुछ नहीं देखा। चूंकि उस समय उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और उसी पार्टी से अतीक अहमद सांसद भी था, इसलिए पुलिस ने भी आंखें मूंद ली और धीरे धीरे ये केस शांत हो गया। राजू पाल की मौत के बाद सीट खाली थी, इसलिए वहां फिर से चुनाव हुआ। इस बार बसपा ने वहां से राजू पाल की विधवा पत्नी पूजा पाल को टिकट दिया, लेकिन इस बार अशरफ ने बाजी मार ली और वो विधायक बन गया। अब अतीक अहमद की 5 उंगलियां घी में थी। एक तरफ वो खुद सांसद था, दूसरी तरफ उसका भाई विधायक था और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश में उसके मतलब की सरकार थी। इन सब ने मिलकर अतीक को और ज्यादा कुख्यात बना दिया। लोग कोर्ट जाने के बजाय उसी के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाते और वो किसी राजा की तरह फैसले लेता। इस तरह अतीक अहमद लंबे समय तक इलाहाबाद में पैरेलल गवर्नमेंट चलाता रहा, लेकिन 2007 में उसको सबसे बड़ा झटका लगा। इस साल उत्तर प्रदेश में 2 बड़े बदलाव हुए। विधानसभा चुनाव में मायावती ने 206 सीट जीतकर अपने दम पर जीत हासिल की और वो वहां की मुख्यमंत्री बनी, और वही इलाहाबाद वेस्ट सीट से पूजा पाल ने भी अशरफ को करारी शिकस्त दे दी। यही से अतीक की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब ना तो उसका भाई विधायक था और ना ही उत्तर प्रदेश में उसके मतलब की सरकार थी जो उसके काले कारनामों को जानते हुए भी नजरअंदाज करे। मायावती की सत्ता वापसी से उमेश पाल का भी जमीर जागा और वो पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। उसने अतीक और उसके भाइयों के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज करवाया और कहा कि अतीक ने उसे किडनैप कर लिया था और एक पर्चा लिखकर कहा था कि इसे रट लो, अदालत में यही बयान देना, नहीं तो तुम्हारी बोटी बोटी काट कर कुत्तों को खिला दूंगा।